प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का। आज हम लोग साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहां से आया, फ्रॉम वेयर द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी केम। उससे पहले कि हम अपना थीसिस आपको दें, सब बताना चाहते हैं कि जो हमने आज पाठ सामग्री लिया है, जो भी पाठ सामग्री हम अपने चैनल पर देते हैं उसमें NCERT को वरीयता देते हैं। NCERT क्लास 10th और NCERT क्लास 12th, ये दो क्लास और नूतन पब्लिकेशन और बालाजी पब्लिकेशन की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बुक्स से ये मटेरियल आपको आज हम देंगे। जो भी थीसिस हम देते हैं, जो भी सामग्री आपको प्रोवाइड करते हैं, वो इन्हीं बुक्स के आधार पर हम आपको देते हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे बुक से पढ़ना चाहेंगे वो इन बुक्स को ढूंढेंगे तो हमारे मैटर आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फ्रॉम वेयर द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी केम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर को शुरू करते हैं तो पहले बताते हैं कि इस चैप्टर का अर्थ क्या है, तो उसी से शुरू कर रहे हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष? 2600 वर्ष पूर्व। अगर आप बालाजी की बुक ले लेंगे तो उसमें 2600 लिखा हुआ है। अगर आप कुमार मित्तल की बुक ले लेंगे तो उसमें 2500 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जानता नहीं कितने वर्ष पूर्व, अनुमान से लोग कहते हैं। अर्थात कितने में? लगभग 600 बीसी पहले, अबाउट 600 बीसी। 600 बीसी के पूर्व में ही एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए जिनका नाम था थेल्स। यूनानी दार्शनिक थे थेल्स। कौन थे? ये यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने पाया कि जब अंबर, किसी किताब में एम्बर लिखा होगा तो उसको बहुत महत्व नहीं देंगे। जब एम्बर नामक पदार्थ को फर माने होता है ऊन, किसी किसी पुस्तक में इसी को फलाले लिखा होगा तो आप भागेंगे नहीं। अंबर नामक पदार्थ को इस ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे कागज के छोटे टुकड़े, तिनके आदि को ये अंबर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब ये तो एक छोटा सा प्रयोग रहा थेल्स महोदय का। इसके बाद लगभग 1600 वर्ष तक, 1600 ईस्वी, सन 1600 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक आए। इस अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम क्या था? इस अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम था गिलबर्ट। तो अंग्रेज वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह पता लगाया कि केवल अंबर ही नहीं बल्कि अंबर की भांति कुछ अन्य पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख, ये भी जब रगड़े जाते हैं तो इनमें भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे रगड़ के कारण आकर्षण का गुण कैसे आया होगा। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा
बिना ऊर्जा के कोई काम होता नहीं। हम सभी फिजिक्स में एनर्जी को ही पढ़ते हैं। तो ये कौन सा होगा? ये भी ऊर्जा ही कोई न कोई होगी। आगे देखते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट ने, जो डॉक्टर गिलबर्ट साहब थे, इनके पहले ही हमको जानकारी हो गई थी कि अंबर को, ये जो अंबर शब्द है, इसको यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने इसी से संबंधित, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड यूज किया। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड यूज किया। और इस लैटिन वर्ड को क्या इन्होंने नाम दिया? इलेक्ट्रिकस, इलेक्ट्रियस नाम दिया इन्होंने। किसने यूज किया? डॉक्टर गिलबर्ट ने। किसने यूज किया? डॉक्टर गिलबर्ट ने एक लैटिन वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रियस। और इस इलेक्ट्रियस से ही बाद में चलकर क्या नाम आया? इलेक्ट्रिक हो गया। यही वर्ड इलेक्ट्रिक हो गया। कुछ लोगों ने इसी को इलेक्ट्रिसिटी वर्ड दिया। और इस प्रकार से ये जो वर्ड है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, वह हमको फाइंड हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड किसने दिया? किसका नाम आएगा? डॉक्टर गिलबर्ट का। और इससे आपने और क्या सीखा? हु वाज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? किसने पहला प्रयोग किया? बताइए भाई महेश जी, किसने किया? तो थेल्स ने सबसे पहला प्रयोग किया था। तो थेल्स महोदय को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? थेल्स है। तो इस प्रकार से हमको दो चीजें आज ध्यान में आ गई। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहां से आया और फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। जो पदार्थ इस गुण को, कौन से गुण को? इलेक्ट्रिसिटी को जो धारण कर लेते हैं, उनको हम इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं और उसी को हम चार्ज कहते हैं। कौन सा वर्ड देते हैं उनके लिए? एक वर्ड देते हैं कि द मटेरियल इज चार्ज्ड, आवेशित हो गया है। यह पदार्थ क्या हो गया है? आवेशित हो गया है। चार्ज कहिए या इलेक्ट्रिकली चार्ज कहिए, वो चार्ज हो गया या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो चार्जिंग है ये कहां से आई। अब हमने बात कर लिया कि आवेशित होता है, पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज कहते हैं। तो मित्रों दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज या व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स? ये कहां से आता है? हमने दूसरा क्वेश्चन क्या लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आवेश क्या है और यह कहां से आता है? तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन थियरी देखना पड़ेगा। कौन सी थियरी हमको इसका उत्तर देती है? इलेक्ट्रॉन थियरी। कौन सी थियरी उत्तर देती है भाई? इलेक्ट्रॉन थियरी हमको इसका उत्तर देती है कि आवेश क्या है और यह कहां से आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन थियरी क्या है? हम सब जानते हैं पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है एटम। पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? एटम है। अब ये एटम कैसे बना होता है? किसी से बना होता है भाई? ये एटम बना होता है 3 मूल कणों से। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन परमाणु की संरचना कैसे होती है, ये पाए कहां जाते हैं, इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो एक परमाणु की संरचना बना लेते हैं। परमाणु के नाभिक में
एक छोटा स्थान होता है और इस छोटे स्थान में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कौन होते हैं इसके बाहर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फर्स्ट सेल, एक सेकेंड सेल बना लेंगे, इसमें 8, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम थर्ड की चर्चा करें, हम सोडियम परमाणु की चर्चा कर लें, तो इसमें बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये परमाणु की संरचना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं तो भी, प्रोटॉन सेंटर में पाया जाता है, न्यूट्रॉन सेंटर में पाया जाता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा। कूलाम धनावेश, आगे इसे आगे धनावेश लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश, आगे लिख देंगे ऋणावेश, यहां साफ साफ लिख देंगे ऋणावेश। तो ये हमारा ऋणावेश लिखाएगा, यहां धनावेश लिखाएगा, ये धनावेश भी यहां लिखाएगा, नहीं तो यहां आवेश के पहले यहां प्लस लगाना होता है। और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश, कोई आवेश नहीं। क्यों? समझ में आ रहा है ना? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? शून्य आवेश। तो नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, इस कारण नाभि पर होता है धनावेश। नाभि पर पूरा क्या होता है? धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर गति करते रहते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं और बाहर की ओर पाया जाता है ऋणावेश। अब आप देख पा रहे होंगे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। सारी रासायनिक क्रियाओं की जड़ कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है? ऋणावेश है। तो सिंपल सी बात है, जब वस्तुओं को आप रगड़ते होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते होंगे, या इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु से उस पर आ जाता होगा। तो बाहरी नाभिक पर या जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, ये जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर सबसे कम होता है। इसी कारण से ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कभी कभी क्या होता है, ये परमाणु से बाहर चले जाते हैं। और परमाणु से बाहर कहां चले जाते हैं? प्रश्न आता है। अगर पदार्थ है कोई, ये इसके कण यहां व्यवस्थित हैं ऐसे छोटे छोटे, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस होगा, जिसको आप इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और इस इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते चले जाते हैं। ऐसे में चूंकि ये बाहर भी निकल जाते हैं, इस कारण से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से निकलकर बाहर चले जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के कारण कौन है? यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से पदार्थ में आवेशन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पदार्थ में, मान लीजिए ये एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, ये आपने ले लिया है, कोई भी पदार्थ है ए, ये है बी। अगर ए से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये चला गया बी की ओर, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? बी पर ऋण आवेश की मात्रा घट जाएगी, बढ़ जाएगी? क्या होगा भाई? बढ़ जाएगी। ऋण आवेश क्या होगा? यहां पर बढ़ जाएगा, ऋण आवेश बढ़ जाएगा। अब जब ऋण आवेश यहां बढ़ जाएगा तो ए पर क्या होगा? धनावेश बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा?
धनावेश बढ़ जाएगा। अब जब इस पर धनावेश बढ़ जाएगा और इस पर ऋणावेश बढ़ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, धन आवेशित कण, और इसको कहेंगे ऋण आवेशित कण। यहां आपको एक बात नोट करने की जरूरत है कि इस घटना के कारण, इसको दोनों को आपने रगड़ लिया था, पहले ही आपने बताया कि इनको दोनों को रगड़ेंगे, रगड़ने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी, रगड़ने के कारण ये आवेश आपस में ट्रांसफर हुए, तो रगड़ने के कारण आवेशन क्रिया संपन्न हो गई। यहां एक बात नोट करने की जरूरत है, नोट कर लीजिए इसको, कि आवेशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा। देखिए 3 विकल्प हैं आपके पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। तो दैट इज नोट डाउन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में आया है 2019 में। कौन सा आवेश है, ऋणावेश। ऋणावेश किस पर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर। कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश पाया जाता है। और चार्जिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। तो आइए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहीं पर पूरा हुआ। हमने कहा था व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न स्थिति आवेशन है। और ये कहां से आता है, तो इलेक्ट्रॉनों के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाने से आता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लाइए, तीसरा क्वेश्चन लाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, अभी आपने देख लिया, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ बी है, ये कोई धातु है, ये कोई अधातु है। जब आप दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाते हैं अधातु पर। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज था, धन आवेश, तो ये हो जाता है धनावेशित। और ये क्या हो जाता है, ऋणावेशित। चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन चला गया, इस कारण से ये कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इसको क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया और नेगेटिवली चार्ज हो गया। कौन, दो वस्तुओं को रगड़ा गया था आपस में। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इस पर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई और इस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। इस पर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई और इस पर कौन सी मात्रा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाने के कारण यह हो गया ऋणावेशित, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाने के कारण से यह हो गया धनावेशित। अब दोस्तों बात यह है कि ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आया था एक बार परीक्षा में, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये रेलवे के एग्जाम का एक क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल ही है। मैं बार बार बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये वीडियो है यह केवल हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। कोई भी कंपटीशन पढ़ेंगे आप, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम देने जाएंगे, उसमें अगर जनरल साइंस आप देखेंगे तो जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आपके रहेंगे ही। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आया कहां से, कहां से आया ये चार्ज, किसने नाम दिया होगा इसका। बात मैं ये कर रहा हूं कि इसको नाम किसने दिया। देखिए पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का नाम, क्वेश्चन आया था पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नाम किसने दिया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले किस पॉजिटिव चार्ज को जब पॉजिटिव चार्ज नहीं कहा जाता था, कब तक? 17वीं शताब्दी तक इसका नाम था क्या? विट्रियस। और निगेटिव चार्ज का क्या नाम था? ये रेजिन से प्राप्त हुआ था, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया था? क्या नाम रखा गया था? रेजिनस। अब ये रेजिनस निगेटिव चार्ज, ये विट्रियस, ये पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आ गए। कौन? नाम जानते होंगे आप, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम जानते हैं, इन्होंने तड़ित चालक की खोज की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आप सभी जानते होंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इस विट्रियस को पॉजिटिव चार्ज नाम दिया और रेजिनस को नाम दिया निगेटिव चार्ज। तो नाम किसने दिया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया। इसके पहले क्या जानते थे? विट्रियस और रेजिनस। शायद आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे, तो इस नाते इस बात को मुझे बताना आवश्यक था। ये चीजें आपको किसी बुक में जल्दी मिलती नहीं है, इस नाते भी आपको दिक्कत होती होगी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज को पहले विट्रियस कहा जाता था। कब तक? 18वीं शताब्दी से पहले। 18वीं शताब्दी से पहले पॉजिटिव चार्ज को विट्रियस और निगेटिव चार्ज को रेजिनस कहा जाता था। लेकिन जब बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए 18वीं शताब्दी में, तो उन्होंने धनावेश और ऋणावेश नाम दिया। अब बात करते हैं कि इन्होंने धनावेश और ऋणावेश ही क्यों दिया? कुछ और नाम भी तो दे सकते थे। तो मुझे लगता है कि जो बालाजी की पुस्तक कहती है इंटरमीडिएट की, कि संभवतः इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जो प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चूंकि ये नंबर्स आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, और इनके डिवाइड हो जाने से ये शून्य प्राप्त होता है। ये नंबर डिवाइड हो जाते हैं। हमको लगता है इन्हीं नंबर सिस्टम के कारण से इसका नाम भी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ धनावेश और ऋणावेश दिया। बात कर लिए हम लोग। तो जब वस्तुओं को आप रगड़ते हैं, ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं, यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर किस पर धनावेश आ जाएगा और किस पर ऋणावेश आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आइए इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं कि रगड़ने पर किस वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाइए। चाहे हेडिंग बना लीजिए या क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। हाँ मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर भेजें। ये थोड़ा नए लुक में आज पहली बार शुरू कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको पहले से बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो उसका अनुभव हमको जरूर बताएंगे। आप हमारे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और जितने भी विद्यार्थी और भी मिलते हैं उनको भी, अपने मित्रों को भी बताएं कि भाई यूपी बोर्ड का और NCERT का दोनों सिलेबस की अच्छी तैयारी हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी बनाए रखें। आइए, दो वस्तुओं को जब हम रगड़ेंगे तो उन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, इसको हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। हम दो कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम देता है हमको कि किस वस्तु पर धनावेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, और किस वस्तु पर ऋण आवेश आएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना ही आना है। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी कंपटीशन आप लेंगे, चाहे वो एनडीए का होगा, चाहे आपको रेलवे का होगा, चाहे एसएससी का होगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अभी से तैयारी आप करने लगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें, तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश। अब आप पूछोगे मैं कैसे बता रहा हूं? ये प्रैक्टिकली ट्रुथ है, प्रैक्टिकल करके देखा गया है। और ऋणावेश किस पर आ जाएगा? रेशम पर ये ऋणावेश आ जाएगा। कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश। रेशम पर कौन सा आ गया? ऋणावेश। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दे तो उस पर छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? यहां लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां कांच की छड़ पर तो धनावेश आता है और वहां आबनूस की छड़ पर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश आता है। आबनूस की छड़ पर ऋणावेश, और जो बिल्ली की खाल है, आप देख रहे होंगे हम कहां लिख रहे हैं। क्यों मोहित जी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लीजिएगा। संकल्प जी देखते रहिए, ठीक है? कोई दिक्कत आए बताते रहिएगा हमको, जहां नहीं समझ में आता है वो पूछते रहिए। आइए, बिल्ली की खाल पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश। और आबनूस की छड़ पर कौन सा आवेश आ गया? ऋणावेश आ गया। अब प्रश्न आता है, वही अंबर वाला क्वेश्चन आ गया। अंबर को फलालेन से रगड़े तो क्या होगा? तो अंबर पर ऋणावेश आ जाएगा और फलालेन यानी जो फर है, यानी जो ऊन है, इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। ठीक बात? ऐसे ही प्रश्न आ गया, एबोनाइट की छड़ को अगर हम फलालेन से रगड़ दें तो मित्रों, एबोनाइट की छड़ को भी अगर आप रगड़ते हैं, थोड़ा स्पेस कम है यही दे देता हूं, एबोनाइट की छड़ पर भी ऋणावेश आ जाएगा। अगर इसी फलालेन से या ऊनी कपड़े से, या लिख दीजिए ऊनी कपड़ा, कौन सा कपड़ा? ऊनी कपड़ा ले लीजिए। ये तीसरे पॉइंट में ही इसको भी जोड़ लीजिए। एबोनाइट को ले लीजिए, अंबर को ले लीजिए, प्लास्टिक को ले लीजिए। प्लास्टिक भी आपके पास होगा, प्लास्टिक ले सकते हैं आप। कंघा होता है ना, आप कंघा ले लीजिए, आप रबड़ ले लीजिए। और इन वस्तुओं को जब आप फलालेन या ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो इन वस्तुओं पर ऋणावेश आ जाता है और फलालेन पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है। अब एक और प्रश्न आता है, ये हम कंघा ले लेते हैं, अगर यहां कहां रगड़ेंगे? बाल पर रगड़ लेते हैं। सूखे बाल पर अगर हम रगड़ेंगे इसको, कंघे को अगर हम सूखे बाल पर रगड़ दें तो कौन सा आवेश आ जाएगा? तो भी कंघा चाहे यहां लिख लीजिए, चाहे अलग से इसको हमने दे दिया है यहां, इसको यहां से लिख लीजिए। कंघे पर अगर सूखे बाल से रगड़ देंगे तो इस पर भी कंघे पर ऋणावेश और सूखे बाल पर धनावेश आ जाता है। ये 4-5 क्वेश्चन हमारे पास था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप सभी जरूर तैयार कर लेंगे। ये रबड़ मैंने लिया है, एबोनाइट लिया है, अंबर लिया है, प्लास्टिक भी आप ले सकते हैं। आपकी स्केल होती है ना प्लास्टिक की, फाइबर, उसको भी रगड़ेंगे आप यहां ऊनी कपड़े से तो उस पर भी आप प्रश्न क्वेश्चन पूछ सकते थे कि इस प्लास्टिक पर कौन सा आवेश आएगा, तो उस पर भी ऋणावेश आ जाता है और फलालेन पर धनावेश आ जाता है। विनय मिश्रा जी तैयारी किए रहिए, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपकी बात समझ में आ गया होगा
कि वस्तुओं को रगड़ने पर इस पर कौन कौन सा आवेश आ जाता है। इस प्रकार से आज हमारा आपका पहला वीडियो रहा। इसके बाद हम अभी इस पर न्यूमेरिकल्स देने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स के बाद आगे का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।